आज की इस गहरी चर्चा में हम एक ऐसे विषय पे बात कर रहे हैं जो पहली नज़र में काफ़ी हैरान करने वाला लगता है। मतलब ज़रा सोचें, जर्मनी के किसी छोटे से गांव में एक 100 साल पुरानी कसाई की यानी बुचर की दुकान है जो हमेशा के लिए बंद होने वाली है। हाँ, क्योंकि उनके पास उसे चलाने वाले लोग नहीं बचे हैं। बिल्कुल। लेकिन तभी 21 साल की एक भारतीय लड़की वहां पहुंचती है। एक ऐसी लड़की जो शायद पहले कभी अपने राज्य से बाहर भी नहीं गई थी, और वो जाकर उस पुश्तैनी जर्मन व्यापार को बचा लेती है। ये सच में किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। है ना? तो आज के इस विश्लेषण का मुख्य मकसद यही है कि हम जर्मनी की भारी लेबर शॉर्टेज और उसे सुलझाने में भारत के युवा श्रमिकों की जो भूमिका बढ़ रही है उसे समझें। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब अचानक कैसे होने लगा। सही कहा। अगर हम इसे एक परफेक्ट जिगसॉ पजल की तरह देखें तो मतलब पजल के एक हिस्से में जर्मनी है जहां बेबी बूमर्स अब एक साथ रिटायर हो रहे हैं। यानी वो विशाल पीढ़ी जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद पैदा हुई थी, अब उनके पास व्यापार तो है पर काम करने वाले हाथ नहीं हैं। वही तो। और पजल के दूसरे हिस्से में भारत है जहां 25 साल से कम उम्र के करीब 60 करोड़ लोग हैं, पर हर साल सिर्फ 1.2 करोड़ लोग ही वर्कफोर्स में अपनी जगह बना पाते हैं। तो एक देश का खालीपन दूसरे देश की बहुतायत से बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। और इस डिमांड सप्लाई पजल का सबसे दिलचस्प हिस्सा ये है कि इसके टुकड़े बर्लिन या म्यूनिक के बड़े आईटी सेक्टर में नहीं जुड़ रहे हैं। अच्छा, तो कहाँ दिख रहा है ये असर सबसे ज्यादा? ये जर्मनी के छोटे कस्बों की सड़कों पर दिख रहा है। आंकड़ों पर गौर करें तो जर्मनी में 2002 में 19,000 बुचर्स की दुकानें थी, जो कि काफी बड़ा नंबर है। बिल्कुल। पर 2021 तक ये संख्या तेजी से गिरकर सिर्फ 11,000 रह गई। फिर फरवरी 2021 में भारत की मैजिक बिलियन नाम की एक एजेंसी ने फ्रीबर्ग चैम्बर को एक बहुत ही साधारण सी ईमेल भेजी। बस एक साधारण सी ईमेल? हाँ, बस एक ईमेल। और उसी का नतीजा था कि 2022 में आना खान नाम की उस 21 वर्षीय लड़की समेत 13 भारतीय युवा आउसबिल्डिंग यानी अप्रेंटिसशिप के लिए जर्मनी पहुंच गए। क्या बात कर रहे हैं? सिर्फ एक ईमेल से इतना कुछ शुरू हो गया? हाँ, बिल्कुल। और आज की तारीख में लगभग 200 भारतीय युवा वहां बुचर्स की दुकानों में काम कर रहे हैं। पर यहाँ मेरी एक उलझन है। मतलब जर्मनी में बुचर होना सिर्फ मीट काटना तो नहीं है ना? ये उनकी संस्कृति का हिस्सा है। पीढ़ियों पुरानी रेसिपीज होती हैं। हाँ, सॉसेज बनाने की एक खास कला है वहाँ। बिल्कुल। तो भारत से गया एक युवा जिसने शायद कभी जर्मन खाना खाया तक न हो, वो अचानक इस पुश्तैनी जर्मन परंपरा को कैसे संभाल सकता है? मतलब भाषा और कल्चर का इतना बड़ा गैप रातों रात कैसे भर रहा है? देखिए, ये गैप रातों रात तो नहीं भर रहा, और यही इस ऑसबिल्डिंग मॉडल की असली ताकत है। ये कोई आम नौकरी नहीं है। तो ये किस तरह की ट्रेनिंग है? ये पूरे 3 साल की बेहद कड़ी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, जहां ये युवा जर्मन भाषा के साथ साथ काम की हर बारीक तकनीक सीखते हैं। और जहां तक सांस्कृतिक अंतर की बात है ना, तो जर्मन दुकानदारों के लिए अब ये अपनी परंपरा को शुद्ध रखने का मसला नहीं रहा है। तो फिर क्या है? ये उनके सर्वाइवल यानी अस्तित्व को बचाने का मसला है। जोआकिम लेडरर की दुकान का उदाहरण ही ले लीजिए। 35 साल पहले उनके 10 किलोमीटर के दायरे में 8 कसाई की दुकानें हुआ करती थीं। और अब आज सिर्फ उनकी इकलौती दुकान बची है। और उनका साफ मानना है कि अगर भारत से ये युवा नहीं आते तो उनका बिजनेस हमेशा के लिए बंद हो चुका होता। मतलब जब व्यापार के सर्वाइवल पर बात आती है तो पुश्तैनी काम को बचाने की जरूरत सांस्कृतिक दूरियों को मिटाई देती है। एकदम सही कहा आपने। तो ये अब सिर्फ एक दुकान या एक कस्बे की कहानी नहीं रही, ये तो पूरे देश की मजबूरी बन चुकी है ना? बिल्कुल बन चुकी है। बर्टेल्समैन फाउंडेशन की रिपोर्ट इस संकट का असली पैमाना दिखाती है। जर्मनी को अपना आर्थिक ढांचा बचाए रखने के लिए हर साल 2,88,000 विदेशी वर्कर्स चाहिए। बाप रे, 2,88,000 हर साल? हाँ, वरना 2040 तक उनकी वर्कफोर्स सीधा 10% कम हो जाएगी। इसी मजबूरी के चलते 2024 में जर्मनी ने अपना स्किल्ड वीजा कोटा 20,000 से बढ़ाकर सीधा 90,000 कर दिया। ये तो बहुत बड़ा उछाल है। हाँ, और इंडिया वर्क्स नाम की एक नई एजेंसी इस साल 775 और भारतीय युवाओं को वहां ले जा रही है। वाओ! और क्या ये सब भी बुचर्स ही बनने जा रहे हैं? नहीं, इस बार लिस्ट में बेकर्स हैं, मैकेनिक हैं
हॉलेज यानी ट्रकों के लिए ट्रांसपोर्ट वर्कर्स हैं, और यहाँ तक कि किंडरगार्टन टीचर्स भी शामिल हैं। ये सुनकर मुझे उस जिगसॉ पजल का एक और विरोधाभासी हिस्सा याद आ रहा है जो हमारी सोर्स रिपोर्ट में था। अजय और ईशू का मामला, वो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। हाँ, वो बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है इस पूरी स्थिति को समझने के लिए। बिल्कुल, मतलब अजय के पास भारत की मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है, फिर भी वो जर्मनी में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में ट्रकिंग या हॉलेज की अप्रेंटिसशिप कर रहा है। और वहीं ईशू दिल्ली छोड़कर एक जर्मन गांव में बेकर का काम सीख रहा है। हाँ, तो सवाल ये उठता है कि भारत की एक यूनिवर्सिटी डिग्री से ज्यादा भरोसा अब यूरोप की इस वोकेशनल ट्रेनिंग पर क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जमीनी हकीकत कागजी डिग्रियों से बहुत अलग होती है। भारत में इंजीनियरिंग की डिग्री होने के बावजूद रोजगार की कोई पक्की गारंटी नहीं है, और शुरुआती वेतन भी अक्सर बहुत कम होता है। हाँ, ये तो सच है, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। बिल्कुल। इसके उलट जर्मनी का सिस्टम हर तरह के काम को एक डिग्निटी या सम्मान देता है। वहाँ एक ब्लू कॉलर जॉब जैसे बेकर या ट्रक ड्राइवर होना वो नीचे नजर से नहीं देखा जाता। मतलब उन्हें अपने काम की पूरी इज्जत मिलती है वहाँ। हाँ, और इज्जत के साथ साथ इन युवाओं को वहाँ एक सम्मानजनक वेतन, साफ हवा और एक ऐसा जीवन स्तर मिल रहा है जिससे वो अपने परिवार की आर्थिक मदद भी कर पा रहे हैं। सही बात है। ईशू ने रिपोर्ट में खुद कहा है कि इस काम से उसे वो आर्थिक आज़ादी मिली है जो शायद उसे यहाँ रहते हुए कभी नहीं मिल पाती। बिल्कुल। तो ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये एक बेहतर जिंदगी चुनने की बात है। ये वाकई ग्लोबल माइग्रेशन को देखने का नजरिया ही बदल देता है। मतलब ये साफ दिखाता है कि अब पलायन सिर्फ सिलिकॉन वैली के सॉफ्टवेयर इंजीनियरों या बड़े डॉक्टरों तक सीमित नहीं है। हाँ, अब ये उन लोगों की कहानी है जो दूसरे देशों में जाकर रोजमर्रा की बुनियादी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। जैसे सुबह की ब्रेड बेक करना, गाड़ियां रिपेयर करना या स्कूल बस चलाना। और इतिहास गवाह है कि जब बुनियादी रोजमर्रा के काम नए लोगों के हाथ में जाते हैं ना, तो समाज का बुनियादी ढांचा भी हमेशा के लिए बदल जाता है। बिल्कुल सही कहा। तो अंत में उस जिगसॉ पजल को देखते हुए एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल छोड़ते हैं। हाँ, बताइए। अगर आने वाले कुछ दशकों में यूरोप की सदियों पुरानी परंपराएं जैसे बेकिंग और बुचरी मुख्य रूप से दक्षिण एशियाई प्रवासियों के हाथों से ही जिंदा रहेंगी, जो कि होता वो दिख भी रहा है। हाँ, तो भविष्य में एक ऑथेंटिक यूरोपियन यानी असली यूरोपियन होने का आखिर मतलब क्या रह जाएगा? ये सच में सोचने वाली बात है। बिल्कुल। तो इस गहरी चर्चा में आज के लिए बस इतना ही।